उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने महिलाओं के साथ बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर राज्य महिला आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया कि हरिद्वार में बीजेपी नेता के द्वारा अपनी बेटी के साथ किए गए जघन्य कृत्य के बावजूद महिला आयोग ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक पद है, न कि सरकार के कठपुतली, जबकि आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। इस पूरे मामले पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम खंडवाल ने सफाई देते हुए कहा कि आयोग संज्ञान लेता है और उन्होंने खुद इस बारे में एसएसपी से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार महिलाओं और बच्चों के प्रति संवेदनशील है और अपराधियों को तुरंत दंडित किया जाता है। कहना चाह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में लगातार आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के साथ बलात्कार और दुराचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और हाल ही में भाजपा के एक पूर्व जिलाध्यक्ष अनामिका शर्मा ने उनके 13 साल की बेटी के साथ यौन शोषण करवाया, उनके साथ बलात्कार और दुराचार की घटना घटी। और उसमें महिला आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हरिद्वार में आई, लेकिन न तो ये पीड़ित परिवार से मिले, न इस पर कोई कार्रवाई करे। महिला आयोग, बाल आयोग ये संवैधानिक पद है, ये सरकार की पद नहीं है। और इस पे सरकार चाहे किसी की भी हो, दुर्घटनाएं जहाँ पे हो रही है उनको संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि महिला आयोग, बाल आयोग ये सरकार के पपेट बने हुए हैं, जैसा सरकार चाहेगी वैसा करेंगे। और जो बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, लगातार इस प्रदेश में घटनाएं बढ़ रही हैं और जिनमें भाजपा के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं, उस पर कोई भी कार्रवाई न सरकार के द्वारा हो रही है, न महिला आयोग बाल आयोग के द्वारा हो रही है। उसके खिलाफ ही आज प्रदर्शन था। राज्य महिला आयोग तो स्वतः संज्ञान लेता है और कोई भी किसी भी तरह का केस होता है कि महिलाओं से संबंधित कहीं से भी जानकारी नहीं, तो आयोग उसमें तुरंत संबंधित जो भी जिला होता है वहाँ के एसएसपी से हम स्वयं बात करते हैं। और धरना प्रदर्शन ऐसा नहीं है, उत्तराखंड सरकार भी बहुत संवेदनशील है महिलाओं के मामले, महिला सुरक्षा को लेकर, बच्चों को लेकर। और जहाँ भी कोई भी किसी तरह से कोई घटना घटती है, तुरंत उसके अपराधी को तुरंत उसे सज़ा मिलती है। आज भी चाहे हरिद्वार वाला मामला हो या कहीं का भी मामला हो, तुरंत अपराधियों को तुरंत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता समृद्ध मिश्रा इस समय देहरादून से जुड़ चुके हैं। समृद्ध, एक तरफ से कहा जाए तो ये मामला कुछ दिन पहले सामने आया था, हरिद्वार प्रकरण, लेकिन उसके बाद अब कांग्रेस लगातार इस मामले पर हमलावर नजर आ रही है, सरकार के खिलाफ भी। और अब जो महिला आयोग है उसके खिलाफ भी कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया, महिला कांग्रेस के द्वारा। क्या कुछ अपडेट जानकारी इसको लेकर के है? देखिए, हम जानते हैं बीते दिनों जिस तरीके से हरिद्वार में जो घटना घटी, उसके बाद सियासत कहीं ना कहीं गर्मा गई थी। कांग्रेस जो है वो पहले कह रही थी कि देखिए बीजेपी कोई संज्ञान नहीं ले रही है। बीजेपी क्या एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई सारे तमाम नेता हैं जो इन सब चीजों में शामिल है। उसके बाद देखिए कांग्रेस ने अब प्रदर्शन करा है, राज्य महिला आयोग के दफ्तर के बाद प्रदर्शन करके ये कहा गया कि देखिए महिला आयोग ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया है। और ये हवाला दिया कि देखिए वहां दिल्ली से जो महिला आयोग की टीम आई, उन्होंने भी इसमें कोई हवाला नहीं लिया, सिर्फ बात करी चली गई। लेकिन जो अपराधी हैं उनको कोई खास दोषी नहीं करार दिया गया और कोई भी सजा जो है वो नहीं दी गई। जिसके बाद महिला आयोग की सफाई सामने आई है, जिसमें जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं राज्य महिला आयोग के कुसुम खंडवाल, उन्होंने साफ तौर पे देखिए कहा है कि देखिए हम कोई भी ऐसा मामला हो, चाहे महिलाओं के खिलाफ चाहे बालकों के खिलाफ, उस पर संज्ञान लेते हैं और जो भी उस जिले के एसएसपी होते हैं उनसे बात करते हैं और उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं और तत्काल प्रभाव से जो भी दोषी है उसको सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाती है। यहाँ सरकार ये अपनी सफाई में दे रही है, लेकिन कांग्रेस इसमें सियासत के तौर पर ये कह रही है कि देखिए अगर इसमें दोषियों को सजा नहीं मिलती है तो उसके बाद हम एक बड़े स्तर पर इसको धरने के रूप में लेकर जाएंगे। जी देखिए समृद्ध, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि पिछले भी इस तरह के हमने जब मामले देखे हैं तो उस पर राजनीति भी अपनी जगह होती है, लेकिन महिला आयोग जो है वो एक्टिवली हर मामले पर संज्ञान ले लेता है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि हरिद्वार वाला जो प्रकरण हुआ है इस पर ज्यादा एक्टिव महिला आयोग दिखी नहीं, और यही वजह है कि कांग्रेस सड़कों पर आकर के विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। भले वहां पर उनका कोई राजनीतिक इसमें एजेंडा हो सकता है, लेकिन सवाल काफी ज्यादा कांग्रेस जिस तरीके से उठा रही महिला आयोग के ऊपर, तो ये वाजिब सवाल भी बनते हैं कि पिछले प्रकरणों में महिला आयोग की सक्रियता काफी सारे मामलों में एक्टिवली देखी गई, लेकिन इस मामले में एक दो दिन जब इस पर पूरे प्रदेश भर में हल्ला मचा, उसके बाद एक तरीके से ठंडे बस्ते में मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीते दिनों मामले सामने आए हैं उसके बाद लगातार देखिए कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए इस पर कार्रवाई तेजी से इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसमें बीजेपी के कई सारे नेता शामिल हैं। यहाँ तक कि देखिए इसमें अंकिता भंडारी का भी जो मामला है उसको भी शामिल करा गया कांग्रेस द्वारा, और ये कहा है कि देखिए उसमें वीआईपी का जो नाम था उसको भी इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि वो बीजेपी का आदमी था। तो लगातार ये बात कांग्रेस कह रही है कि देखिए क्योंकि इसमें कई सारे बीजेपी के नेता शामिल हैं और
जो महिला आयोग है वो कहीं ना कहीं इन सब सरकारों के कठपुतली के तौर पे काम कर रही है, ना कि एक इंडिपेंडेंट चार्ज के तौर पे काम कर रही है, जो उसको करना चाहिए, जो कांग्रेस लगातार मांग उठा रही है। यही मामला शायद हो सकता है, देखिए देखने वाले आने समय में दिख सकता है कि और बड़ा हो सकता है कोई प्रदर्शन कांग्रेस करते हुए नजर आए, और ये लगातार कांग्रेस भाजपा को कटघरे में खड़े कर रही है और ये कह रही है कि देखिए क्योंकि आपके इतने सारे नेता जो हैं इन सब चीजों में शामिल हैं, इसलिए राज्य महिला आयोग भी कहीं ना कहीं चुप्पी साध रहा, जैसा कांग्रेस कह रही है। जय जी। बिल्कुल, राज्य महिला आयोग भी चुप्पी साधे, कांग्रेस बहुत तरह के आरोप लगा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया समृद्ध इस पूरी जानकारी के लिए। और सवाल ये उठता है कि कांग्रेस लगातार एक तरफ जहां सरकार पर हमलावर बाकी मुद्दों को लेकर के है, तो वहीं महिला कांग्रेस और ज्योति रौतेला स्पेशली इस बार उन्होंने घेरा है राज्य महिला आयोग को। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। देहरादून नगर निगम एक बार फिर हाउस टैक्स का भुगतान न करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। नगर निगम के उपायुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि टैक्स न देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिनवाल ने जानकारी देते हुए कहा है कि नगर निगम अब तक 60 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स वसूल चुका है, जबकि इस बार 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था। उन्होंने यह भी बताया कि 100 से ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टीज की पहचान की जा चुकी है और नगर निगम जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। नगर निगम देहरादून के अंतर्गत अभी तक जो हाउस टैक्स वसूला जा रहा था वो लगभग जो विगत वर्ष का आंकड़ा है 60 करोड़ के लगभग वसूल किया गया है। वर्तमान में 100 करोड़ का लक्ष्य नगर निगम की ओर से रखा गया है और जैसा कि फील्ड सर्वे के माध्यम से जानकारी में आया है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है उसमें टैक्स नहीं दिया जा रहा है। ऐसे 100 से अधिक प्रॉपर्टियों का चिन्हीकरण करते हुए उन व्यक्तियों को नोटिस इशू किया गया है और आगे भी बहुत सारे लोगों को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के उपरांत इसमें जो वारंट जारी करना, कुड़ की कार्रवाई जो विधिक प्रावधान है उस पर उसके अंदर भी कार्रवाई की जाएगी और जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है उसमें 100% टैक्स वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम में टैक्स लेने का जो यहाँ पे जो प्रक्रिया है उसमें सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से यहाँ पे हमें फॉर्म मिलता है, उसके आधार पर ही हम दर्ज करते हैं। लेकिन कई लोगों के द्वारा उसमें अगर कोई तथ्य छुपाए जाते हैं तो उसकी भी जांच की जाएगी और उसमें एक्ट में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति टैक्स में कोई तथ्य छुपा रहा है तो 4 गुना तक भी उसमें जुर्माने के रूप में जो टैक्स है प्लस उसका 4 गुना तक भी जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। तो लगातार हमारी टैक्स की जो टीम है इसमें काम कर रही है और जो हमारा लक्ष्य है 100 करोड़ पार करने का उस पर लगातार मेहनत कर रही है। अब देहरादून में यह जानना आसान होगा कि आपके मोहल्ले में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी कब आई। नगर निगम शहरी विकास सचिव के निर्देश पर एक नई पहल शुरू कर रहा है जिससे नागरिक एक क्लिक से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत कूड़ा उठाने वाले वाहनों को जीपीएस से लैस किया जाएगा और उनके लिए CUG नंबर भी जारी किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था में निगम 46% से बढ़ाकर 80% तक पहुंच चुका है। यह नई पहल शहर में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। जो हमारे यहाँ डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था है उसमें नगर निगम जब से कार्य कर रहा है तो हमने वार्ड में जो हाउस होल्ड कवरेज है उसको 46% से बढ़ाकर 80% तक हम लोग पहुँच गए हैं और प्रयास लगातार ये किया जा रहा है कि हम इसको 100% पर लेकर जाएं। इसके अलावा जो कुछ एक समन्वय की दिक्कतें आ रही थी कि कई लोगों को टाइमिंग का इशू हो रहा था कि वाहन किस समय आ पाता है, क्योंकि कई सारे हमारे वाहन ऐसे हैं जो कि सेकेंड राउंड भी करते हैं वार्ड में। तो इसके लिए प्रत्येक वाहन पर एक CUG नंबर भी दिया गया है और उस नंबर को भी हम जल्द ही सार्वजनिक करने वाले हैं। उन नंबर्स की सूची सभी सिटीजन्स के पास में उपलब्ध हो ताकि वो संबंधित वाहन कार्मिक से समन्वय बनाते हुए कूड़ा उठान को सुनिश्चित करा सकें। वहीं 15 जून को कैची धाम के नीम करौली बाबा मंदिर के स्थापना दिवस पर कालाडूंगी के भक्तों ने जगह जगह पर भव्य भंडारे और प्रसाद वितरण का आयोजन किया। इस दौरान नैनीताल तिराही पर भी भक्तों की भारी भीड़ जुटी, जिसके चलते पुलिस ने यातायात को सुचारू रखने के लिए दोपहिया वाहनों को नैनीताल जाने से रोका। कालाडूंगी व्यापार मंडल के अध्यक्ष सहित कई व्यक्तियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। ये उत्सव भक्तों के लिए आस्था और उत्साह का विशेष पर्व है, जहां बाबा की कृपा से आध्यात्मिक शांति मिलती है। व्यापार मंडल कालाडूंगी द्वारा यह शीतल पेय का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे व्यापारी बंधुओं द्वारा सहयोग किया गया है। जिन लोगों ने भी हमको सहयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत आभार। बाकी वो सब हमारे अध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में बाबा नीम करौली जी का स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और शांति उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल कालाडूंगी की इकाई ने भी ये प्रण लिया है कि हर वर्ष 15 जून को
हमारे द्वारा जो भी ये शरबत वितरण का कार्यक्रम है ये निरंतर चालू रहेगा और प्रयास रहेगा कि हम इसी प्रकार हर्षोल्लास से नीमरानी बाबा जी का स्थापना दिवस मनाएं। और आप भगवानपुर की विधायक ममता राकेश ने ग्राम शाहपुर में विधायक निधि से बनी 500 वर्ग मीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया। ये सड़क ग्रामीणों को लंबे समय से जल भराव की समस्या से राहत दिलाएगी, जिसकी शिकायत पर विधायक ने स्वयं संज्ञान लिया था। इस दौरान विधायक ने विकास कार्यों में बाधा डालने से पहले विधायक के बयानों को खारिज करते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में हुए विकास कार्य साफ नजर आते हैं। ग्रामीणों ने इस पहल के लिए विधायक की सराहना भी की। इस अवसर पर पूर्व प्रधान अजीज अहमद भी मौजूद रहे। ममता जी का हम लोग स्वागत भी करते हैं और साथ ही साथ शुक्रिया और धन्यवाद भी करते हैं। हमारे गांव पे खास तौर से स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की खास नज़र रही है पहले भी, और आज ममता जी भी हमारे बीच में है। हमारी इस सड़क का उद्घाटन करना और दूसरे कार्यों का ध्यान रखना, ये हम इनसे उम्मीदें रखते हैं और यही उम्मीद पर खरी उतर भी रही हैं। आज हम छापुर शहर रघुरामपुर गांव में आए हैं। यहाँ विधायक निधि से ये 500 वर्ग मीटर स्क्वायर किलोमीटर सड़क का है। यहाँ के ग्रामीणों ने मुझसे शिकायत की थी कि बहुत दिनों से इनकी सड़क में जल भराव की समस्या है। आगामी बरसात को देखते हुए इन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, तो हमने इनकी समस्या को सुनकर के उससे संज्ञान लिया और आज इस सड़क का शिलान्यास किया, बल्कि लोकार्पण ही आप मानिए कि आज ये सड़क कंप्लीट हो जाएगी। इसका लोकार्पण व शिलान्यास दोनों चीज़ करने के लिए आए हैं और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ सभी सम्मानित ग्रामवासी यहाँ पर। हमारे प्रधान जी भी यहाँ पर हैं, पूर्व प्रधान अजीत जी हैं, मास्टर सत्य सिंह जी हैं, जमीन प्रधान जी ने हालांकि मुझे सड़क के लिए कहा था, उनके सुपुत्र यहाँ पर हैं। मैं उन्हें भी सच्ची श्रद्धांजलि प्रधान जी को देती हूँ कि ये सड़क उन्हीं को समर्पित है। हमेशा विकास कार्य के लिए समर्पित रहते थे और सभी व्यक्तियों के विकास के लिए और समस्याओं में बढ़ चढ़ कर आगे रहते थे। और ये मैं अमित भाई से भी कहना चाहते हैं कि प्रधान जी के नाम को रोशन करें, अपने पिताजी के नाम को, और उन्हीं के बताए प्रचिन्हों पर चल करके सभी ग्रामवासी। उत्तराखंड के दिनेशपुर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष विश्वजीत मंडल के नेतृत्व में मंडल कार्यकारिणी सदस्य गठन सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर काशीपुर जिला अध्यक्ष मनोज पाल और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने बीजेपी की नीतियों पर चर्चा की। मनोज पाल ने बीजेपी को एक विचारधारा वाली पार्टी बताया जहां कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है। वहीं विधायक अरविंद पांडे ने नए पदाधिकारियों से पार्टी की नीतियों पर काम करने और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। आज दिनेशपुर जो मंडल है हमारा भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से इसके नए पदाधिकारी बने। आज उन सभी नए पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का जो कार्यकारिणी में शामिल हुए, उन सब लोगों का स्वागत अभिनंदन था और शुभकामना संदेश था कि आप इन्हीं छोटी इकाइयों पे, छोटे पदों पे बैठ के आप भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आत्मसात करते हुए आप आगे बढ़ें और कल चल के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें और निश्चित आप अपने जो आपका व्यक्तित्व है उसके अनुसार आप आगे बढ़ें, भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी बने और पार्टी को जिताने का काम करें, पार्टी को मजबूत करने का काम करें और आप यशस्वी बने। सभी को कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी एक विचारधारा वाली पार्टी है और हम निरंतर काम करते हैं। बूथ से लेकर जिले तक, जिले से लेकर प्रदेश तक और राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी हमारी यहाँ संगठनात्मक इकाई गठित हुई है। आज उस संगठनात्मक इकाई का उत्साहवर्धन करने के लिए उनका स्वागत का कार्यक्रम था। मेरे यहाँ के सम्मानित मंडल अध्यक्ष, यहाँ की जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारे सब लोगों ने आग्रह किया कि आना है और अपने सारे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करना है। उस नियमित आज दिनेशपुर जो मंडल इकाई है उसमें जो अपने नए पदाधिकारी बने हैं उन सबका आज स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम था। उनको सबको उत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रुड़की के भगवानपुर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जहां पूर्व विधायक और राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कांग्रेस विधायक ममता राकेश और बीजेपी नेता सुबोध राकेश पर अपनी भतीजी को बहलाने का आरोप लगाया है। पलटवार करते हुए भगवानपुर की ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल ने मीडिया के सामने आकर अपने चाचा देशराज कर्णवाल और उनकी पत्नी वैजंती माला से जान का खतरा भी बताया है। करुणा कर्णवाल ने दावा किया कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने की कई बार कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि उनका ममता और सुबोध राकेश से कोई संबंध नहीं है और उन्होंने अपने ताऊ को नीच कहकर भी संबोधित किया। कर्णवाल और उनकी भतीजी करुणा कर्णवाल, जो कि भगवानपुर की ब्लॉक प्रमुख भी है, इनका विवाद काफी चर्चाओं में है।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्लॉक प्रमुख करुणा करणवाल। आज उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस विवाद का कारण क्या रहा है। मैडम, आज जानना चाहेंगे कि जो विवाद कई सालों से चला आ रहा है, जब से आप ब्लॉक प्रमुख बनी है उसके बाद से विवाद थम नहीं रहा, क्या कारण है इस विवाद के चलते? देखिए, विवाद तो ये है कि अपने तो बस ऐसे हैं कि अपने जो जैसे मेरे अपने हैं ना, ऐसे भगवान किसी को अपने ना देवे, कोई 100 दुश्मन दे दे किसी को, ऐसे अपने कभी ना देवे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। काम उन्होंने खुद रुकवाए, मुझे निलंबन कराया उन्होंने खुद, इल्ज़ाम वो किसी और के ऊपर लगाते हैं। चलो मैं उस बात को भी नहीं कहती, क्योंकि मुझे ना तो सुबोध राकेश से मतलब है, ना ममता राकेश से मतलब है, और ना ही देसराज करणवाल से भी मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अभी मैं देख रही थी, मैंने वीडियो देखी कि वो उद्घाटन करते हुए घूम रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाह रही कि वो किस हक से उद्घाटन करते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि ना तो वो ब्लॉक प्रमुख है, ना बीडीसी मेंबर है, और ना ही ब्लॉक का कोई कर्मचारी है। मैं दूसरी बात वो बोलते हैं कि मेरी बेटी को अगर कुछ हो गया तो भाई वो इल्ज़ाम किसी और के ऊपर लगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो उनके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं वो, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरी ताई और मेरे ताऊ जी होंगे, देसराज करणवाल और वैजंती माला जी, क्योंकि क्योंकि उनके दिमाग में ये तो आ गया कि भाई ये हमारे पास आने तो वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को भेजा मेरे घर पे कि भाई तुम आ जाओ, तुम्हें ये देंगे। अगर मेरे मन में कोई लालच होता तो मैं उनसे अलग न जाती, ठीक है। अगर जब उन्हें लगा कि भाई उन्होंने वाकई में गलत किया, उन्होंने ये भी बोला कि भाई हम मीडिया के सामने भी आ जाएंगे, हम माफी भी मांग लेंगे उससे, लेकिन तू हमारी साइड आ जा। कहीं ना कहीं वीडियो के ऊपर प्रेशर है, ऊपर से मतलब उन्होंने ही प्रेशर डलवा रखा है। तो क्योंकि कुछ नेता लोग हैं पार्टी के भी, जिन्होंने पता नहीं उन्होंने बहका दिया, उनको क्या कहा मेरे बारे में, क्योंकि मुझे तो इन्होंने किसी से मिलने ही नहीं दिया। मैंने समय मांगा बहुत, मैंने सबको फ़ोन किए, जैसे कि सीएम साहब के पीए को भी फ़ोन किया मैंने, मेरा किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि मुझे किसी से मिलने ही नहीं दिया, तो मैं किससे अपनी बात रखूं। तो मेरा यही सवाल है। आपकी जान को भी खतरा है और आप कहती हैं कि मैं सुसाइड कर लूं। देखिए, सुसाइड मैंने इसलिए बोला था कि भाई अगर पहले भी मेरा गलत जो मुझे हटाया गया था, निलंबन हुआ था, वो असंवैधानिक तरीकों से हटाया गया था मुझे, मतलब गलत कार्रवाई के चलते हुए मुझे हटाया गया था। इन्होंने अधिकारियों से साठ गांठ कर पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या किया था, तो मेरे को हटा दिया गया था। तो सुसाइड करने के लिए तो मैंने इसीलिए बोला था कि भाई अगर मुझे गलत तरीके से फिर से हटाया गया इस पद से, या फिर मेरे ब्लॉक के काम नहीं होने दिए, जितने भी ब्लॉक की विकास निधि है, जितनी भी है विकास कार्य को अगर बाधित किया जाएगा तो मैं सुसाइड करूंगी। लेकिन अब वो इस सब के चलते हैं, उनके दिमाग में ये आ रहे हैं, वो सचमुच मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे, क्योंकि मेरे से ज्यादा उन्हें कोई नहीं जान सकता वो कितनी साजिशें रचते हैं लोगों के खिलाफ, कितने गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता उनके बारे में। आपको सहयोग प्राप्त है सुबोध राकेश या ममता राकेश? देखिए, मेरा ना तो ममता राकेश जी से कोई लेना देना है, जो विधायक जी हैं उनसे भी कोई लेना देना नहीं है, और ना ही सुबोध राकेश जी से, ना ही मेरे ताऊ जी से, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपने शायद देखा होगा कि मेरे साथ में किसी का कोई संपर्क नहीं है, चाहे तो आप किसी से भी पता कर सकते हैं। अच्छा, खास तौर पर जो राज्य मंत्री देसराज करणवाल हैं, उनका कहना है कि मेरी बेटी अगर मेरे घर वापस आती है तो कहीं ना कहीं उनको संरक्षण भी मिलेगा, और जिस तरह से अफवाहें हैं कि ये जो अड़चनें आपके सामने आ रही हैं, ये भी नहीं आ पाएंगी। देखिए, वही तो मामला है, वही तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि जो किया धरा है ब्लॉक में, अगर काम नहीं हो रहे ना, तो वो उन्हीं की वजह से ही नहीं हो रहे, वो उन्हीं का किया धरा है। खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।